हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो गाइस, आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर इन कंटेक्स्ट रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो तो आपका कभी चेंज नहीं हो सकता है। बस यहाँ पे क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में वो किस तरीके से रिलेट हो रहा है आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो दो डॉक्ट्रिन्स हैं और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में ही नहीं पूछी जाती हैं, बल्कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में भी इनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। देखिए, अगर किसी लेमैन से भी पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब हो सकता है, तो वो भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी कि जहाँ पे कानून का राज हो। अब हमें ये पढ़ना है कि रूल ऑफ लॉ का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्या रिलेशन है, यहाँ पे वो किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट थिंग। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में भी रूल ऑफ लॉ रिफ्लेक्ट होता है और सेम आपका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है आपका रूल ऑफ लॉ शो करता है। अब वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, थोड़ा सा हम लोग जब आगे पढ़ेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये इसकी बेसिक डॉक्ट्रिन है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है रूल ऑफ लॉ पे भी। मूविंग ऑन, अगर एक फैक्चुअल पॉइंट की हम बात करें जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, और वो अगर एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में आ गया, तो अगर आपको यहाँ पे अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी ना, तो आप पक्का उसे गलत कर आएंगे। आप सब लोग को पता होता है कि रूल ऑफ लॉ एवी डाइसे ने एक्चुअली रूल ऑफ लॉ को काफ़ी डेवलप किया था, मतलब कि उन्होंने एक डेवलप्ड कॉन्सेप्ट दिया था आगे। बट ओरिजिनेटर कौन है रूल ऑफ लॉ के, वो हैं आपके सर एडवर्ड कोक, इंग्लिश बैरिस्टर, जज एंड द पॉलिटिशियन। देखिए, देयर वाज अ बैटल अगेंस्ट द किंग वेयर ही सक्सीडेड इन मेंटेनिंग दैट कि जो किंग है ही इज ऑल्सो अंडर द गॉड एंड द लॉ, मीनिंग देयर बाय ही विंडिकेटेड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। मतलब कि जो एक राजा है, ही इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टुवर्ड्स द लॉ, लॉ ही सुप्रीम है आपका, नो मैटर वॉट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट सर एडवर्ड कोक is the originator of this great principle. Now we will see the meaning of rule of law. A.V. डाइसन ने अपनी बुक द लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पब्लिश हुई थी आपकी 1885 में, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से डेवलप करके प्रेजेंट किया गया। और वहाँ से हमें ये देखने को मिला कि जो ये डॉक्ट्रिन है, इट हैज़ 3 एट्रीब्यूट्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बुक का नाम, और A.V. डाइसन तो अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड। और जो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्रक्स हैं आपकी चीज़ों का, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ एंड फ्रीडम। पहला पॉइंटर है आपका सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे लॉ सुप्रीम है, नो मैन इज़ अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कॉमन मैन हो, लॉ ही आपका सुप्रीम होगा हर एक सिचुएशन में। दूसरा है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। द थर्ड वन इज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इट मीन्स जज मेड लॉ। इंडिया में आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंटर जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, यही फॉलो किया जाता है। एंड द थर्ड पॉइंटर जो है आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ऑल दो आपके फर्स्ट और जो सेकेंड पॉइंटर्स है यही फॉलो किया जाता है इंडिया में रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में। बट देखा ये गया है कि अब जो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है ना, जज मेड लॉज, कहीं ना कहीं हम वो भी थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है दैट वी हैव फुली अडॉप्टेड दिस, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिविएशन इस तरफ भी हो रहा है। सो गाइस, आगे वेड ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है दैट शुड बी लाइक सब्जेक्टेड टूवर्ड्स द लॉ। मतलब गवर्नमेंट को कानून के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है, ना कि कानून को गवर्नमेंट के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है इन कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, इन कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ विद इन द लिमिट्स। वो कैसे, देखिए, अगर उनके सामने जैसे कानून है कि आपको इसी हिसाब से काम करना है, उसी के लिमिट में भैया आपको काम करना है,
सो ऑब्वियसली ना, मतलब कि आपको एक रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, तो इससे क्या होगा, एक जो आपकी जो अथॉरिटी है ना, ये कंट्रोल में रहेगी। अगर ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, देन these authorities will exercise the arbitrary powers। आर्बिट्री पावर्स का मतलब ये हुआ कि अनरिस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड पावर्स, फिर वो एक्सरसाइज करेंगी, अपने हिसाब से करेंगी, अपने मन से करेंगी। तो उससे ये होगा कि आपकी एक तानाशाही जो है वो डेवलप हो जाएगी। कॉन्ट्ररी टू दैट वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ सिस्टम। तो जब रूल ऑफ लॉ सिस्टम है तो यहाँ पे कोर्ट की क्या ड्यूटीज़ होगी, कोर्ट की यहाँ पे ये ड्यूटी होगी कि वो ये चीज़ इंश्योर करें कि जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। मीन्स दे आर नॉट स्टेपिंग आउटसाइड द लॉ, वो एक लॉ के अंडर में रहते हुए ही अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रही हैं। Now we will see the criticism of Dicey. Dicey actually opposed this whole system of providing the discretionary power to the administrative authorities. वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से अगर डिस्क्रिशनरी पावर्स आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं तो दैट विल क्रिएट द रूम ऑफ आर्बिट्रीनेस, मतलब कि वो अपने हिसाब से फिर चीज़ें करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म उनका इस बात पे है कि वो ये चीज़ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि डिस्क्रिशनरी पावर्स और आर्बिट्री पावर्स के बीच में है डिस्टिंक्शन। वो क्या है, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भाई फॉलो किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो दैट इज़ वन ऑफ द सेफ गार्ड कि एंड रूल ऑफ लॉ इज़ एंटीथेसिस टू द आर्बिट्री पावर्स। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को डिस्क्रिशंस तो आपको देना ही पड़ेगा, कंट्रोल भी है ना उसके साथ साथ, सो ही एक्चुअली फॉरगेट दैट पॉइंट। आगे देखते हैं हम ये कि मॉडर्न टाइम्स में जैसे कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका एंड ऑफ कोर्स इंडिया, डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नमेंट जो है कन्फर कर टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। इवन डाइसे ने क्रिटिसाइज किया था आपका ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट इज़ वन ऑफ द साउंडेड लीगल सिस्टम फॉलोड इन द फ्रांस एंड फर्दर फॉलोड बाय अदर कंट्रीज ऑल्सो, जहाँ पे आपके दो कोर्ट्स होते हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। यहाँ ये दोनों बॉडीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों के अपने अपने लॉज होते हैं। सो मैंने उस पर भी एक अच्छा खासा डिटेल वीडियो बनाया है, सो जिसको ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना हो सो प्लीज़ डू वॉच इट आउट दैट वीडियो। डिस्क्रिशनरी पावर्स की हम बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को डिस्क्रिशनरी पावर्स कन्फर नहीं करनी चाहिए, दैट बिकॉज दैट विल क्रिएट द रूम ऑफ आर्बिट्रीनेस अकॉर्डिंग टू A.V. Dicey। सो दिस proportion also does not appears to be fit फॉर द इंग्लैंड ऑल्सो, क्योंकि वहाँ भी आपके काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रिवलेजेस और इम्यूनिटीज़ इंजॉय करते हैं, जैसे कि जज ही ऑल्सो इंजॉय द इम्यूनिटीज़ फ्रॉम द सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एक्ट्स डन इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शन। नाउ वी विल सी द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाता है, वेयर देयर आर फिक्स्ड रूल्स ऑफकोर्स सब्जेक्टेड टू द चेंजेस एज पर द सोसाइटी चेंजेस। सोशल चेंजेस के हिसाब से आपके रूल्स भी चेंज होते हैं, वहाँ अमेंडमेंट्स होते हैं आपके। उसके बाद है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयरनेस, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, राइट ऑफ हियरिंग टू द अदर पार्टी ऑडी ऑल्ट्रम पैट्रम। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब खाली हमारे आर्टिकल 21 जहाँ पे एक्सप्रेसली प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वी हैव बीन लाइक टेकन इनटू द कंसिडरेशन ऑफ कोर्स, मीनिंग देयर बाय जहाँ पे लॉ के पीछे का इंटेंशन देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स, प्रेफरेंस फॉर द जजेस एंड द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। एज यू ऑल नो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप की जाती है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये है कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ कोर्स दैट इज़ पॉसिबल, मतलब टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द लॉ। अगर कोई भी जुडिशियल एक्शन लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ने, सो उसका जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डाइसी का कॉन्सेप्ट है ना रूल ऑफ लॉ का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना वेल अडॉप्टेड है। किस तरीके से, सबसे पहले तो प्रियम्बल में देखने को मिलता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल्स हैं। फिर आप देखेंगे जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड जो आपके फंडामेंटल राइट से डील करता है, स्पेसिफिकली आपका रूल ऑफ लॉ को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। रूल ऑफ लॉ में होता है कि लॉ सुप्रीम है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पे सुप्रीम बॉडी है। ठीक है, इसके जो बाकी ऑर्गन्स है ना गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो उसके सबऑर्डिनेट है एंड हैव टू एक्ट इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये भी रूल ऑफ लॉ को रिफ्लेक्ट करता है।
And for the enforcement of the fundamental rights, one can approach the High Court and the Supreme Court. Again, it reflects a rule of law. अगर एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट हैव अब्यूज देयर पावर्स, उस केस में भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स के पास ये पावर है टू क्वेश दैट. सो जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बाय लॉज हैं, दे आर लाइक द यूसेजेस, दे आर लॉज विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर वो इनकन्सिस्टेंट होंगे और यू कैन से अगर वो कॉन्ट्ररी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन से, सो दे कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय द हाई कोर्ट. अब प्रेसिडेंट की बात ले लेते हैं यहाँ पे. प्रेसिडेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ आपकी स्टेट और यूनियंस दोनों में होती हैं, ठीक है. सो दे हैव टू ऑल्सो एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट है या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स है ना, दे आर नॉट अबव द लॉ. यहाँ पे ये जो मैक्सिम है आपकी, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये तो अप्लाई होती ही नहीं इंडिया में. वॉट वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. गवर्नमेंट हुआ या फिर आपके पब्लिक अथॉरिटीज़ हुए, दे ऑल आर सब्जेक्टेड टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉर द सिमिलर रॉन्ग्स विच इज़ टू बी ट्राइड एंड पनिश्ड सिमिलरली. कोई भी इम्यूनिटी नहीं है आपकी ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस से, ना ही कोई ऐसा कोई प्रोविज़न है आपका सेपरेट प्रोविज़न रादर आई वुड से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के लिए या फिर ट्रिब्यूनल्स के लिए. विद इन द स्पैन ऑफ टाइम इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को दे दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग, कंट्रोल ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, टैक्सेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कहीं ना कहीं इसे बिलीव करना बहुत ही हार्ड है कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है दैट कैन ओनली बी प्रोटेक्टेड बाय द ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ रादर देन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ. वी हैव सीन कि पार्लियामेंट ने भी ऐसे कुछ लॉज इनेक्ट किए हैं विच आर डेमोनिक स्टैट्यूट्स, जैसे कि आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1918, and they have encroached upon the liberty of the subjects. So guys, we are done with the rule of law. I'm like thinking कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है ये वीडियो. आई हैव लाइक कवर्ड ईच एंड एवरी डायमेंशन. So we'll see you all in my next video. I hope you all have liked the session. So do like, share and subscribe to my channel Law Classes by Shivani. Till then guys, take care. Bye bye. Good night.